चैप्टर 1। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी रस्सी से बंधा दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के गहरे निशान थे, जो समय के साथ नीले पड़ चुके थे। वो आदमी खुद को संभालने के लिए गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खोल दो लड़कियां अंदर आती है। उनके पीछे से आ रही रोशनी उस आदमी की आंखों में किसी तेज धार हथियार की तरह चुभने का काम कर रही थी। उसकी पलकें तेजी से फड़फड़ाने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने वो लड़कियां धुंधली सी नजर आ रही थीं। उनमें से एक लड़की उसके पास नीचे बैठ उसके मुंह पर लगी टेप हटाकर अपनी सख्त आवाज में कहती है, जो बॉस पूछ रही हैं, वो बता क्यों नहीं देता? देख तुझे मौका दे रहे हैं। अपने बॉस का नाम बता और आजाद हो जा। सामने बंधा आदमी गहरी सांस ले एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ समझा है? तुम खुद को कुछ ज्यादा होशियार समझती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? मेरे नाम बताने के बाद भी थर्ड आई मुझे मार देगी, क्योंकि इसने आज तक किसी को यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जाने दिया। सामने खड़ी लड़की को देख कहता है। सामने खड़ी लड़की इस थर्ड आई माफिया गैंग की लीडर एक मुस्कुराहट पर रहस्य से भरी मुस्कान अपने चेहरे पर बरकरार कर कहती है, सच में तुम तो बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। अगर तुम्हें मौत चुननी है तो ये ही सही। इतना कह वो लीडर वहां से निकल जाती है। वो दूसरी लड़की उस आदमी से कहती है, गलती कर रहा है हमारे खिलाफ जाकर। इतना कह वो भी वापस उस कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर खुले मैदान की ओर चली जाती है, जहां उसकी बॉस एक साइड में रखे एडवांस्ड वेपन को चेक कर रही थी। कुछ दूरी पर काफी सारे गार्ड्स थे, जिनकी ब्लैक आउटफिट पर थर्ड आई गैंग का लोगो उनके आउटफिट्स के सीने पर बना हुआ था। वो लड़की अपने बॉस से पूछती है, बॉस आगे क्या करना है? आगे वो खुद कर लेगा जो करना है, बस तुम इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। इतना कह उनकी बॉस वहां से चली जाती हैं। वो लड़की जिसे अपने बॉस की बात समझ नहीं आती बस कंफ्यूजन में अपने बॉस को जाते देख रही थी। दूसरी ओर ओबरॉय मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। येलो और व्हाइट कलर की लड़ियां और फूलों से बड़े खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। जगमग रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी एक लड़की 5 फीट 5 इंच की हाइट, गोरा रंग, ग्रेश आंखें, ब्राउन मिड लेंथ हेयर, उम्र 24 साल, मेंशन के अंदर आती है, जिसे देख उसके सामने खड़ी उसकी माँ अपनी कमर पर हाथ रख डांटते हुए कहती है, कहा थी तुम निमी, आज तुम्हारी शादी है बेटा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। देखना वीनू तैयार हुई या नहीं। निमी अपना सर हाँ में हिला ऊपर रूम की ओर चली जाती है। निमी जब ऊपर रूम में आती है तो देखती है, दुल्हन का जोड़ा बेड पर रखा था। कमरे में कोई नहीं था। निमी बालकनी की ओर बढ़ जाती है। बालकनी में एक लड़की सोफे पर बैठी सिगरेट की कश भर रही थी। पूरी बालकनी में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। निमी खांसते हुए आगे बढ़ सोफे पर बैठी लड़की के हाथ से सिगरेट छीनकर बालकनी से नीचे गार्डन में फेंक कर कहती है, दी आप ये आदत कब छोड़ेंगी? आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? सामने बैठी लड़की अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से कहती है, ये शादी मैं नहीं करना चाहती। नहीं करनी मुझे कोई शादी। मैं ये सब नहीं संभाल सकती। निमी आगे बढ़ अपनी बड़ी बहन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम बड़े प्यार से कहती है, दी देखिए कितने सारे मेहमान आ चुके हैं, बारात आने वाली है। आप ऐसे लास्ट मूवमेंट पर मन कैसे कर सकते हैं? निमी आगे अपने बहन को समझते हुए बोली, अंडस्को दी निवान जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार दिल से निभाने के बारे में सोचिए। बड़े प्यार से देखते हुए मॉम डैड के बारे में सोचिए। ऐसे लास्ट मूवमेंट पर आप मन करेगी तो एक बार उनके बारे में सोचिए दी। निमी वीनू का हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, अंडस्को मैं हूं ना दी, मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। चलिए अब रेडी हो जाए। निमी वीनू को जैसे तैसे समझाकर बालकनी से रूम में लाकर बेड पर रखा लहंगा पहनने को देती है। वीनू उस लहंगे को ले वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वीनू रेड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन जरी की बारीक कढ़ाई वाला लहंगा पहन कर आती है। रूम में काफी सारी लड़कियों को देख हैरानी से अंडस्को, निमी ये सब मेरे रूम में क्या कर रही है? निमी अपना सर हिलाकर बोली, अंडस्को ये स्टाइलिस्ट मेक आर्टिस्ट है, ये हमें रेडी करने आई है। वीनू गुस्से से मुंह फूला लेती है। निमी उन लड़कियों से बोली, अंडस्को मैं भी चेंज करके आती हूँ, मेरे आने से पहले कुछ मत करना। वो सभी हाँ में अपना सर हिला एक साइड खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर में निमी भी सेम लहंगा पहने वापस आ जाती है। वो सभी दोनों को मिलकर रेडी कर देती है। दोनों ही बहनें किसी आसमान से उतरी परी की तरह खूबसूरत थी। चांद का नूर भी फीका था उन दोनों की खूबसूरती के आगे। आगे जानने के लिए बने रहिए। चैप्टर 2 अब आगे।
दोनों ही बहनें सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीचे उनकी मॉम डैड और कुछ मेहमान दरवाजे पर दोनों दूल्हे का स्वागत हिंदू रीति रिवाजों के साथ कर रहे थे। मिसेस निर्मम ओबरॉय वीनू और निमी की मॉम लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने, सर पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़े अपने सामने खड़े करीब करीब 6 फुट के हटे कट्टे जमायों का आरती के साथ स्वागत कर रही थी। आरती के बाद वो दोनों को आगेला मंडप पर बैठा देती है। दोनों ने ही गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों मंडप में अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय गेस्ट का स्वागत कर मंडप के पास आ खड़े हो जाते हैं। पंडित जी बोले, कन्याओं को बुलाए। निर्मम अपनी बच्चियों को लेने ऊपर उनके रूम की ओर चली जाती है। जैसे ही निर्मम रूम में जाती है, उसकी आंखें अपने चांद के टुकड़ों को दुल्हन के जोड़े में देख नम हो जाती हैं। वो अपने आंसुओं को बहने से रोक अंदर जा अपनी आंख से काजल ले एक एक कर अपनी दोनों बच्चियों को लगा देती है। निर्मम उनकी बलाएं लेते हुए, नजर ना लगे मेरी बच्चियों को, चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारे दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहनें अपनी आंखों में आई नमी छिपा अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती हैं। लड़की होने के नाते वो अपनी माँ की फीलिंग्स को समझ रही थी। सभी गेस्ट की नजर वीनू और निमी पर आकर टिक जाती है। एक स्पॉटलाइट उन दोनों बहनों पर थी, जो उनके साथ साथ चल रही थी। बाकी उनके वेलकम पर डिम लाइट हॉल की ऑन थी। निर्मल अपनी दोनों बेटियों को उनके दूल्हे के बगल में बैठा देती है। निवान जो तो वीनू को ही देख रहा था। एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। लेकिन विवान जिसने एक बार भी निमी की ओर नहीं देखा था, उसका एक अलग ही ओहरा उसके आसपास के माहौल को डार्क बना रहा था। इस ओहरे से निमी अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि विवान की पर्सनैलिटी कैसी है। भले ही वो निवान से छोटा था, लेकिन वो विवान ही है जो अपने फैमिली बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। निवान तो मस्त रहने वाला बंदा है, जो ज्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता। विवान अपनी अलग पहचान बिजनेस फील्ड में बनाए बैठा है। दोनों ही बहनें मंडप में बैठ जाती है। पंडित जी आगे की विधि शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों कपल के फेरे भी हो जाते हैं। पंडित बोले, अंडस्को, आप दोनों अब अपनी अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर इन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाए। दोनों ऐसा ही करते हैं। पंडित जी दोनों के सामने सिंदूर और मंगलसूत्र की एक थाल आगे कर देते हैं। सामने थाल से वो दोनों सबसे पहले सिंदूर उठा अपनी अपनी पार्टनर की मांग में सिंदूर भर देते हैं। फिर मंगलसूत्र भी पहना देते हैं। निमी की आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। ये देख मंगलसूत्र की चैन लॉक करते समय विवान धीरे से निमी के कान में फुसफुसाता है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। पहले मौका था तुम्हारे पास इस शादी से बचने का, पर अफसोस अब वो तुमने गवा दिया। निमी निवान के शब्द सुन उसकी ओर अपनी नम लाल आंखों से देखती है। निवान मंगलसूत्र पहना पीछे हो बैठ जाता है। निमी बस निवान को ही देख रही थी। पंडित जी की बात सुन वो अपने सेंस में आती है। आज से आप पति पत्नी हुए। एक दूसरे का सुख दुख दर्द तकलीफ हर मुश्किल समय में साथ निभाना ही पति पत्नी का धर्म होता है। खड़े हो जाए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। चारों अपनी जगह से उठ खड़े हो एक एक कर दोनों फैमिली का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले चारों विवान के पेरेंट्स के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनके पेरेंट्स मिस्टर वेड एंड मिसेस वमिका कपूर का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों ही अपने बच्चों की शादी से खुश थे। उनकी दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदल रही थी। वे चारों हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। वे चारों विवान के बुआ फूफा के पास जा झुककर आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद निमी वीनू के पेरेंट्स मिस्टर साहिल और निर्मम से आशीर्वाद लेते हैं। दोनों भाई उनके पैर छूते हैं और दोनों बहनें अपने पेरेंट्स के गले लग जाती हैं। निमी की आंख से रुके हुए आंसू अपनी मां के सीने से लग बह जाते हैं। वो चाह कर भी इन आंसुओं के पीछे की असली वजह नहीं बता सकती थी। निर्मम को जब महसूस होता है कि निमी रो रही है, वो इसे पीछे कर उसके आंसू साफ करना में गर्दन हिला रोने से मना करती है। निर्मम बड़े प्यार से निमी का चेहरा अपने हाथों में थाम बोली, नहीं बच्चा, रोते नहीं है। तुम किसी अनजान फैमिली थोड़ी ना जा रही हो। तुम दोनों तो पिछले 15 साल से निवान और कपूर फैमिली को जानती हो। हाँ, ऐसे नहीं करते बच्चा, निर्मम भरे गले से बोली। निमी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। भले ही सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी की विदाई पर माँ बाप भावुक हो ही जाते हैं। और फिलहाल माहौल भी ऐसा ही था। कुछ देर बाद दोनों बहनों की विदाई हो चुकी थी। दोनों ही अलग अलग कार में बैठी थी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। विवान फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब तक वो अपनी फैमिली के सामने अपने इमोशन को छिपाए बैठा था, लेकिन अब उसका सब्र टूट चुका था।
वो गुस्से में ड्राइवर से, स्टॉप द कार। ड्राइवर झटके के साथ कार के ब्रेक लगा देता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी नौकरी छीन सकती थी। सभी सर्वेंट्स को डर बस विवान के गुस्से से ही लगता था। ड्राइवर विवान का ऑर्डर मानता है। विवान अपना शेरवानी उतर देता है, उसके नीचे एक प्लेन सफेद कुर्ता था। सेहरा तो उसने कार में बैठते ही उतार दिया था। विवान कार से नीचे उतर एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। आगे जानने के लिए बने रहिए, भी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। चैप्टर 3। विवान कार से उतरकर रोड के किनारे खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पूरा लाल था, जबड़े कसे हुए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितने गुस्से में है। निमी कार के अंदर इमोशनलेस चेहरे से बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। ड्राइवर जिसके डर के कारण हाथ कांप रहे थे। विवान का गुस्सा झेलने कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। विवान कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अपने कदम निमी की ओर बढ़ाता है। उसकी साइड का दरवाजा खोल उसका हाथ जबरदस्ती खींचते हुए उसे कार से बाहर निकालता है। निमी को उस भरी भरकम लहंगे में प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, लेकिन विवान अपने तेज कदम बढ़ाते हुए निमी को खींचते हुए अपने साथ कार से कुछ दूरी पर ले आता है। विवान निमी को दोनों बाजू से पकड़ लगभग झंझोरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मना किया था ना तुम्हें, मुझसे शादी मत करना। क्यों मना नहीं किया तुमने इस शादी के लिए? क्यों? इतना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानी। अब सिवा पछतावे के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इस रिश्ते में, याद रखना। निमी अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। विवान के हाथों की पकड़ बड़ी मजबूत थी। विवान एक झटके से निमी को छोड़ता है। निमी 2 कदम लड़खड़ा कर पीछे हो जाती है। निमी खुद को संभाल लेती है। निमी की हाथ की मुठिया कस जाती है। वो एक गहरी सांस ले अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। निमी ऊपर की ओर देख एक गहरी सांस ले अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। विवान अपनी कार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विवान गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। उधर दूसरी ओर निवान और वीनू की कार एक बड़े से ऑटोमेटिक गेट को क्रॉस कर गार्डन के बीचों बीच बने बड़े से फाउंटेन को क्रॉस कर बड़े से मेंशन के बाहर उनकी कार रुकती है। विवान अपने कंधे पर सर रख कर सो रही वीनू के गाल को प्यार से थपथपाते हुए, वीनू ओपन योर आईज, वीनू मेंशन आ गया। वीनू निवान का हाथ हटा कशमसाते हुए नींद में बोली, निमी यार सोने देना। निवान बोला, मैं निमी नहीं निवान हूँ। वीनू झटके से अपनी आंखें खोल निवान से दूर हटकर बैठ जाती है। वीनू निवान को घूर कर देखती है। निवान बोला, ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? तुमने मेरे कंधे में दर्द कर दिया, अपने कंधे को पकड़। आह, नौटंकी करते हुए। वीनू अपनी लाल आंखों से घूरते हुए, नौटंकी बंद करोगे अपनी? निवान हंसकर कार से उतर वीनू की साइड का दरवाजा खोल अपना हाथ वीनू की ओर बढ़ा देता है। वीनू गुस्से में, विनुशी ओबरॉय को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। निवान बोला, आई नो बीवी जी, लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब तो पकड़ लो मेरा हाथ। वीनू अपना हाथ निवान के हाथ पर रख कार से नीचे उतर जाती है। दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे। वामिक आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। घर की चौखट पर 2 चावल के भरे कलश रखे थे। वामिक पीछे झांकते हुए बोली, अंडस्को, ये निमी और विवान कहाँ रह गए? निवान, अंडस्को, रिलैक्स मॉम आते ही होंगे, मैं फोन करके पूछता हूँ। निवान अपना फोन निकाल विवान के पास फोन मिलता है। उधर विवान के साइड में अलग खड़ा अपने गुस्से को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो अपना फोन जेब से निकाल कर देखता है तो उस पर निवान का कॉल देख वो गहरी सांस ले अपने बड़े भाई का फोन उठाता है। निवान विवान से पूछता है, अंडस्को, कहाँ रह गए तुम? सब वेट कर रहे हैं। बस 10 मिनट, इतना कह विवान कॉल कट कर देता है। ड्राइवर कार से कुछ दूरी पर खड़ा था। विवान कार के पास जा ड्राइवर की ओर इशारा करता है। ड्राइवर विवान के सामने आ सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। विवान ड्राइवर से, अंडस्को, उसे लेकर आओ। निमी की ओर आंखों से इशारा कर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर अपना से हिला दूर खड़ी निमी के पास जा नजरें झुकाए हुए, अंडस्को, मैम चलिए। निमी अपने उभर रहे गुस्से को अपने अंदर दबाकर अपना सर हिला ड्राइवर के पीछे आ कार में बैठ जाती है। वो अपने इमोशनलेस चेहरे से बस सामने शून्य में देख रही थी। 10 मिनट में वो दोनों भी कपूर मेंशन पहुंच जाते हैं। वामिक अपने दोनों जुड़वा बेटे और सुंदर सी बहुओं की साथ में आरती उतारती है। दोनों भाइयों में बस 3 मिनट का गैप था। ना ही दोनों का नेचर ना ही शकल मिलती थी। वामिक चारों की आरती कर वीनू, निमी से कलश गिराने को कहती है। दोनों ऐसा ही कर अंदर आ जाती है। बाकी की रस्में में एक एक कर पूरी हो जाती है। कुछ देर बाद निमी अपने रूम में मिरर के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी।
विवान वॉशरूम से फ्रेश हो बाहर आता है। निमी उसे अपनी जलती निगाहों से घूर रही थी। विवान ने इस समय लोअर टी शर्ट पहने थे। निमी अपनी जगह से उठ निवान के पास जा अपनी धीमी मगर तेज तर्रार आवाज में विवान से कहती है, अंडरस्को मिस्टर विवान कपूर, क्या कह रहे थे कुछ देर पहले कि मैंने ये शादी क्यों की? लाल आंखों से घूरते हुए अंडरस्को, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने ये शादी क्यों की? विवान गुस्से से तेज आवाज, अंडरस्को, मैंने तुम्हें इस शादी को तोड़ने का मौका दिया था। निमी आगे बढ़ विवान की कॉलर मजबूती से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए, तो आपने क्यों नहीं तोड़ी ये शादी अगर इस रिश्ते से मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है? कीप वन थिंग इन योर माइंड। मुझे जो कहना हो, जो शिकायत करनी हो वो अकेले में करना, वरना पलट कर जवाब देना मुझे भी आता है, समझे? इतना कह झटके से विवान की टी शर्ट का गला छोड़े अपने कपड़े के चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। चैप्टर 4। निमी आगे बढ़ विवान की कॉलर मजबूती से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए, तो आपने क्यों नहीं तोड़ी ये शादी अगर इस रिश्ते से मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है? कीप वन थिंग इन योर माइंड। मुझे जो कहना हो, जो शिकायत करनी हो वो अकेले में करना, वरना पलट कर जवाब देना मुझे भी आता है, समझे? इतना कह झटके से विवान की टी शर्ट का गला छोड़े अपने कपड़े के चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। अब आगे दूसरे रूम में वीनू बेचैनी में रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो हर बड़ी से बड़ी डील क्रैक करने में माहिर थी, लेकिन शादी और रिश्ता संभालना उससे नहीं हो पा रहा था। निवान रूम में इंटर करता है। वो ऐसे वीनू को चक्कर लगाते हुए देख उसके पास जा उसे बाजू से पकड़ रेड रोजेस से सजे बेड पर बिठा देता है। निवान पंजों के बल बैठ वीनू का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोला, अंडरस्को कोई परेशानी है? वीनू अपने बाल नोच, अंडरस्को मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे एक ज्वेलरी, ये कॉस्ट्यूम कुछ पसंद नहीं। फ्रस्ट्रेशन में अंडरस्को और तो और ये सब मुझसे निकल भी नहीं रहे। निवान को वीनू के गुस्से में भी उसकी हरकतें क्यूट लग रही थी। निवान अपना से हिला, अंडरस्को बस इतनी सी बात पर फ्रस्ट्रेट हो रही हो? इतना कह वीनू की ज्वेलरी निकालने में हेल्प करता है। उसे नाइट सीट देते हुए, अंडरस्को जाओ पहले चेंज कर लो। वीनू चेंज करके आ जाती हैं। उसने नाइट पजामा और शर्ट पहना था। निवान भी चेंज करके आता है। वीनू को अपनी बाहों में भर सो जाता है। दूसरी ओर निमी चेंज करके आती है तो विवान ने पूरा कमरा क्लीन कर दिया था। निमी चेंज करके आती है तो उसकी नजर सामने टेबल पर वाइब्रेट हो रहे अपने फोन पर जाती है। निमी अपना फोन ले बालकनी में आ जाती है। निमी फोन पिक करती है। निमी उधर से बात सुन, अंडरस्को ये कल की हेडलाइन होनी चाहिए, समझ रही हो ना? उधर से जी बॉस कह कॉल कट हो जाती है। निमी वापस रूम में आ बेड पर सो जाती है। वो एक नजर सामने सोफे पर सो रहे विवान पर डालती है। कुछ दिन पहले की बात सोचने लग जाती हैं। फ्लैशबैक। निमी एक कॉफी शॉप के प्राइवेट एरिया में बैठी विवान का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उस प्राइवेट रूम का डोर ओपन कर विवान 3 पीस लग्जरियस बिजनेस शूट पहन फोन पर बात करते हुए अंदर आ निमी के सामने बैठ जाता है। तभी एक वेटर आ दोनों के सामने कॉफी रखता है। निमी पोलाइटली वेटर से थैंक्स कहती हैं। वो वेटर उन्हें ग्रीट कर चला जाता है। विवान अपनी कॉल कट निमी से अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी घड़ी की ओर देख, अंडरस्को 10 मिनट है मेरे, कहो क्या कहना है? निमी एक गहरी सांस ले, अंडरस्को मुझे आपसे ये पूछना था, ये शादी आप उसरा? निमी की बात बीच में काटते हुए विवान बोला, अंडरस्को मैं तुमसे कहने आया था इस शादी को कैंसिल कर दो, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? इतना कह अपनी जगह से उठकर चला जाता है। निमी बस हैरानी से जाते हुए विवान को देख रही थी। विवान उस रूम से बाहर निकल अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोला, अंडरस्को पता लगाओ वो लड़की कौन थी। इतना कह वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड सोचते सोचते ना जाने निमी की कब आंख लग जाती है। नेक्स्ट डे निमी की जब आंख खुलती है तो उसकी नजर सामने सोफे पर जाती है, जहां विवान नहीं था। निमी उठ फ्रेश हो रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहने मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही थी। निमी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी कि उसकी नजर पीछे विवान पर जाती है। निमी अपनी जगह से उठ विवान से बात करने आती है, लेकिन विवान निमी को इग्नोर कर वॉशरूम में चला जाता है। निमी रूम से निकल नीचे जाने से पहले एक बार वीनू और निवान के रूम की ओर जाती है। निमी उनके रूम का दरवाजा नॉक करती है। अंदर से निवान दरवाजा खोलता है। वो निमी को देख एक राहत भरी सांस ले निमी का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए, अंडरस्को यार अब तू ही समझा अपनी बहन को, देख बिजनेस शूट पहन कर बैठी है, कब से देख मानने की कोशिश कर रहा हूँ कि साड़ी पहन ले, घर में पूजा है। निमी पल के झपका कर इशारे से, अंडरस्को मैं हूं ना,
निमी वीनू जो बेड पर गुस्से में लाल गाल लिए बैठी थी। वीनू के पास जा निमी पंजों के बल बैठ उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर अंडरस्को दी प्लीज साड़ी पहन लीजिए ना। आज घर में पूजा है। पूजा में तो आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन ही सकते हैं। निवान भी निमी की बात पर सहमति जताते हुए अंडरस्को मैं भी इसे कितनी देर ने ये ही समझा रहा हूँ। ये मान ही नहीं रही है। नाक पर गुस्से लिए बैठी है, वीनू की नोज को पिंच करते हुए। वीनू निवान की ओर घूर कर देखती है। निमी रिक्वेस्ट करते हुए अंडरस्को प्लीज दी मान जाए। वीनू सख्त लहजे में अंडरस्को ठीक बस पूजा होगी उतनी देर, उसके बाद मैं चेंज कर लूंगी। निवान के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। बेहरा पिछले आधे घंटे से अपनी गुस्सैल बीवी को मना रहा था। निमी वीनू को चेंजिंग रूम में ले जा साड़ी पहना कर ला मिरर के सामने बैठा उसे मैचिंग इयरिंग बैंगल्स पहना हल्का मेकअप कर रेडी कर देती हैं। निमी वीनू को साइड से हक कर बोली अंडरस्को यू लुक लाइक एन एंजल। जीजू को देखो अपनी एंजल को कैसे बिना पल के झपकाए देख रहे हैं। सच में निवान वीनू को बिना पल के झपका एकटक वीनू के खूबसूरत से चेहरे को निहार रहा था। वीनू निमी का कान पकड़ कर घूरते हुए अंडरस्को ज्यादा नहीं बोल रही तुम। वीनू थोड़ा सीरियस हो धीरे से अंडरस्को तुम्हारे प्रिंस का क्या। वीनू गहरी सांस ले तूने मना किया है इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन तू उसे सच कब बताएगी। एक बार सब बता कर तो देख शायद विवान इस रिश्ते के लिए मान जाए। सिर्फ शादी ही सब कुछ नहीं होता निभाना भी जरूरी होता है। ये ही कहती है ना मुझसे कि मैं अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करूं ये तू उस विवान से क्यों नहीं कहती। निमी वीनू को बीच में रोकते हुए अंडरस्को दी जीजू सुन लेंगे। प्लीज बाद में बात करते हैं। इतना कह निमी उनके रूम से चली जाती है। निवान जो बेड पर बैठा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। वो निमी के पास अंडरस्को क्या बात कर रही थी दोनों बहनें धीरे धीरे अपनी आईब्रो उचकाते हुए। वीनू अपनी गर्दन ना में हिला देती है। चैप्टर 5 निवान वीनू से अंडरस्को दोनों बहनें धीरे धीरे क्या बात कर रही थी। वीनू ना में गर्दन हिला बोली अंडरस्को भला मैं आपको क्यों बताऊं। इतना कह अपनी जगह से उठ जाती है। कुछ देर बाद चारों घर के हॉल में बने हवन कुंड के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। दूसरी ओर पंडित जी बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूजा समाप्त होते ही विवान अपनी जगह से उठ रूम में जा बिजनेस सूट चेंज कर ऑफिस चला जाता है। जल्द ही पूजा खत्म हो जाती है। सभी बैठकर डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। निवान, उसके मॉम डैड, बुआ फूफा, वीनू भी चेंज कर बिजनेस सूट पहन चुकी थी। निमी सभी को सर्व कर रही थी। लगभग सभी का खाना हो चुका था। वीनू अपनी जगह से उठ निमी का बाजू से पकड़ अपनी चेयर पर बैठा। एक प्लेट में उसके लिए खाना सर्व करती है और निमी को खाना का इशारा कर अंडरस्को मैं फाइल्स और लैपटॉप लेकर आती हूँ। तब तक तू ये फिनिश कर देना। वीनू ऊपर अपने रूम की ओर जाने लगती है तो वामिका रोकते हुए बोली अंडरस्को आज ऑफिस नहीं जाना। वीनू पीछे पलट हुए बोली अंडरस्को लेकिन मॉम। वामिका आगे कहती है क्योंकि अभी तुम दोनों अपने घर जाओगी निवान के साथ पैकफेर की रस्म के लिए। वीनू निमी की ओर देखती है। निमी अपनी पलके झपका वामिका की बात पर हामी भरती है। वेद वीनू से बोले अंडरस्को बेटा जाओ चेंज कर लो अपने घर क्या बिजनेस सूट पहन कर जाओगी। वीनू कुछ कहने को होती है कि वामिका बोली अंडरस्को तुम्हारे लिए रूम में कपड़े रखवा दिए हैं, चेंज कर लो जाओ। वीनू अपना मन मारते हुए चली जाती है। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिजनेस सूट पहन अपने घर जाने में लेकिन अब उसे वेद और वामिका दोनों ने ही बोल दिया था, इसलिए मन मार चेंज करने चली जाती है। लिविंग एरिया का टीवी चल रहा था जिसमें एक आदमी की फोटो शो हो रही थी। न्यूज एंकर बोली अंडरस्को ये एक अनजान शख्स की लाश मिली है जिसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। बड़ी बात यह है कि थर्ड आई माफिया गैंग का लोगो इसकी आउटफिट पर मिला है। जानना ये होगा कि ये आदमी थर्ड आई का मेंबर है या थर्ड आई ने इसे मारा है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस आदमी की तस्वीर देख कोई था जो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना सलाइवा गटक रहा था। निमी के चेहरे पर वो न्यूज सुन एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो सभी की नजरें से छिपी हुई थी। वीनू कुछ देर में एक रानी कलर का सलवार सूट एक साइड फ्री चुनी छोड़ रखी थी। वीनू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। फिर तीनों ही वेद और वामिका को बाय बोल घर से निकल जाते हैं। विवान के बुआ फूफा लंच कर अपने रूम में चले जाते हैं। तीनों के बाहर जाते ही वामिका फिक्र परेशानी से वेद से कहती है अंडरस्को वेद जी आपको विवान से बात करनी होगी। कैसे वो ऑफिस जा सकता है जबकि उसे भी उनके साथ जाना था। भले ही निमी कुछ ना कहे लेकिन उसे बुरा तो लगा होगा ना।
आप अभी के अभी उसके पास फोन करिए और कहिए आज ऑफिस से जल्दी आए और निमी को उसके घर से लेकर आएगा, वरना घर नहीं आना उसे। कह देना अपने बेटे से। इतना कह नाराजगी जाता वहां से चली जाती है। वेद अपने बालों में हाथ फेर अंडस्को, कैसे समझाऊं मैं उसे, ये लड़का मेरी समझ से बाहर है। फिर वो भी वामिका जी के पीछे पीछे रूम में चले जाते हैं। वामिका बालकनी में सोफे पर बैठी थी। वेद जी उनके बगल में आकर बैठ जाते हैं। वो अपना फोन जेब से निकाल कर बोले अंडस्को, मैं फोन मिलता हूँ उसके पास, तुम खुद ही बात कर लेना। इतना कह विवान के पास फोन मिला देते हैं। 2 ही रिंग में विवान कॉल पिक कर लेता है। विवान ने हेलो ही कहा था कि वामिका की डॉट लगाते हुए बोली अंडस्को, विवान ये क्या तरीका है, आज तुम्हें निमी के साथ उसके घर पगफेरे के लिए जाना था। विवान सामने बैठ शख्स से, एक्सक्यूज मी प्लीज, अपनी जगह से खड़े हो सामने बड़ी सी कांच की मिरर से बाहर देखते हुए अंडस्को, मॉम मैं मीटिंग में हूँ। वामिका तेज आवाज में अंडस्को, विवान मीटिंग कल भी हो सकती थी लेकिन ये रिस्क में नहीं। निमी की फीलिंग के बारे में थोड़ा सोचो, उसे कितना हर्ट हुआ होगा। विवान अंडस्को, मॉम प्लीज। वामिका गुस्से से अंडस्को, आते समय निमी को उसके घर से लेकर आना, समझे, वरना घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कह कॉल कट कर देती है। विवान एक गहरी सांस लेना में गर्दन हिला वापस अपनी जगह बैठ मीटिंग कंटिन्यू करता है। विवान के लिए मीटिंग इम्पोर्टेंट थी लेकिन मॉम डैड उससे भी ऊपर थे। आगे जानने के लिए बने रहिए। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल, बी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जस्ट 6 मिस्टीरियस वाइफी। उधर से आवाज आती है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, छोड़, हमें क्या करना, थर्ड आई से हमारी तो दुश्मनी नहीं है उसकी। कुछ दिन में मैं इंडिया आ जाऊंगा, बाकी उसके बाद सोचेंगे। राजीव सामने सोफे पर बैठी अपनी बीवी राशि से बोला अंडस्को, ये तो थर्ड आई से डर ही नहीं रहा है, ना जाने कौन है ये थर्ड आई। अब आगे। ओबरॉय मेंशन। निवान वीनू निमी जैसे ही घर में आते हैं, उन्हें देख अंदर आने से रोकते हुए निर्मम ओबरॉय अंडस्को, रुको रुको ऐसे नहीं। तीनों वही दरवाजे पर रुक जाते हैं। निर्मम एक सर्वेंट से आरती की थाल मंगवाती है। एक सर्वेंट उन्हें थाली दे थोड़ी दूरी बना खड़ा हो जाता है। निर्मम पीछे देखते हुए अंडस्को, विवान कहाँ रह गया। निमी एक झूठी मुस्कुराहट लिए अंडस्को, मॉम उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। निर्मम अंडस्को, चलो कोई बात नहीं। निर्मम तीनों की आरती कर उन्हें घर के अंदर बुलाती है। दोनों ही अपने मॉम के सीने से लग जाती है। निवान आगे बढ़ पैर छूते हैं। सभी अंदर आ जाते हैं। सभी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे आपस में बातें करने लगते हैं। वीनू अपने रूम में जा सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर एक सिंपल लोवर शर्ट पहन कर आती है। तब तक साहिल ओबरॉय भी ऑफिस से आ चुके थे। जैसे ही वो आते हैं निवान उनके पैर छू आशीर्वाद लेता है। निमी अपने फादर को साइड से गले लगा लेते हैं। साहिल निमी से बोले, वीनू कहाँ है अंडस्को, मैं यहाँ हूँ, सीढ़ियों से उतरते हुए। जल्दी से आगे बढ़ अपने डैड को दूसरी साइड से गले लगा लेती है। साहिल दोनों के सर पर हाथ रखते हुए अंडस्को, कैसा है मेरा बच्चा, अच्छे है पापा, दोनों ही एक साथ कह हंसने लग जाती है। निर्मम, पापा बेटी का प्यार पूरा हो लिया हो तो चलो डिनर कर लीजिए। निर्मम निमी से बोली अंडस्को, बच्चा विवान से भी पूछ लो वो कब तक आएगा। निमी अंडस्को, जी मॉम। इतना कह निमी एक साइड में जाकर अपने मन में बोली अंडस्को, क्या वो मेरा फोन उठाएगा। निमी विवान का नंबर डायल करती हैं, लेकिन 2 ही रिंग जाने पर कॉल कट कर देता है। निमी एक गहरी सांस ले अपनी पेरेंट्स की ओर देख खुद से कहती है अंडस्को, सॉरी मॉम डैड, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। निमी एक बार फिर अपना फोन विवान के पास मिलने को होती है कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़े विवान पर जाती है, जो अंदर आ रहा था। निर्मम की नजर जैसे ही विवान पर जाती है, वो विवान वही दरवाजे पर रोकते हुए, अरे रुको बेटा ऐसे नहीं। निर्मम एक सर्वेंट की ओर इशारा करती हैं। वो आरती की थाल लाकर निर्मम को देती है। निर्मम निमी को आवाज लगाते हुए अंडस्को, निमी आओ, विवान के पास खड़ी हो जाओ। निमी धीरे कदमों से विवान के पास आ खड़ी हो जाती है। निर्मम दोनों की आरती उतार कर थल सर्वेंट को दे दोनों को लेकर अंदर आ जाती है। सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं। वीनू निवान एक कार में और विवान निमी एक कार में घर के लिए मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय से परमिशन ले निकल जाते हैं। विवान कार की स्पीड बढ़ा देता है। निमी हैरानी से विवान की ओर देखती है। निमी विवान परेशानी से अंडस्को, विवान प्लीज धीरे कार चलिए। विवान सामने देखते हुए और स्पीड बढ़ा अंडस्को, क्यों डर लग रहा है, मेरे मन करने पर भी शादी करने से डर नहीं लगा तुम्हें। निमी एक सांस ले बोली अंडस्को, विवान मुझे आपसे बात करनी है।
आपको कुछ बताना है? अगर उसके बाद भी आप इस शादी को नहीं अपनाएंगे तो हम डाइवोर्स ले सकते लेंगे। विवान एकदम अचानक से तेज आवाज के साथ ब्रेक लगाता है। उसकी गाड़ी थोड़ी आगे जा स्प्रिट मारते हुए रुकती है। निमी बस बिना पल के झपकाए विवान को देख रही थी। विवान कार रुकने के बाद निमी को बाजू से पकड़ अपनी ओर करते हुए अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि इससे सब सही हो जाएगा? दूसरी ओर थ्री भग फ्लैट में एक लड़का लगभग 28 साल का मस्कुलर बॉडी, वो डोर ओपन कर फ्लैट के अंदर आता है। उसकी नज़र सामने लिविंग एरिया के सोफे पर जाती है जहां एक 15 साल का लड़का 25 साल की लड़की, दिखने में बला सी खूबसूरत, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सूट सलवार की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। जैसे ही उन दोनों की नज़र सामने पुलिस यूनिफॉर्म पहने लड़के पर जाती है, वो दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस वाला अपने कान पकड़ दोनों से माफी मांगता है। दोनों ही उससे मुंह फूला के खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस वाला साइन लैंग्वेज में, मिश्री तुम तो समझो, आज एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए लेट हो गया। आई प्रॉमिस अगली बार पक्का मूवी देखने जाएंगे। ये सामने खड़े मुंह बनाए मिश्री और नव इंस्पेक्टर के वाइफ और उसका भाई दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते। मिश्री लाल आंखों से घूरते हुए साइन लैंग्वेज में अंडर्स को मैसेज करके बता सकते थे। 10 सेकंड लगते, फिर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। माधव एक गहरी सांस भर खुद से बोल अंडर्स को, अब इन भाई बहन को कैसे मनाऊं? आगे जानने के लिए बने रहिए। बी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कहानी बोरिंग टू नहीं लग रही हो टू बीटिए सकते हो। थैंक्स फॉर योर लव। चैप्टर 7 मिस्टीरियस वाइफी। अब आगे। विवान निमी को बाजू से पकड़कर अपनी ओर करते हुए दांत पीसते हुए अंडर्स को, तुम्हें क्या लगता है इससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? निमी विवान की लाल आंखों में देखते हुए अंडर्स को, कैसे ठीक होगा सब? जैसे सब ठीक हो जाएगा मैं वो करूंगी। बोलिए क्या करूं? विवान को सवालिया नजरों से देखते हुए विवान निमी को छोड़ते हुए सामने देखने लग जाता है। विवान एक गहरी सांस ले बोला अंडर्स को, ठीक जैसे ही मुझे वो मिल जाएगी तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, बिना किसी को बताए। निमी हाँ में सर हिला बोली अंडर्स को, आप किसको ढूंढ रहे हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? विवान अंडर्स को, अपने काम से काम रखो बस। इतना बोल कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में दोनों ही मेंशन के बाहर थे, जहां वीनू और निवान पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन वीनू बाहर खड़ी निमी का ही वेट कर रही थी। वीनू विवान की कार देख थोड़ी आगे आती है। जैसे ही निमी कार से बाहर आती है, वीनू उससे धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली अंडर्स को, तूने विवान को सब बताया? अगर तुझे सब बताना अजीब लग रहा है तो मैं उससे बात करूं। निमी वीनू का हाथ पकड़ मना करते हुए बोली अंडर्स को, दी शायद उसे कुछ भी याद नहीं। वो किसी और से प्यार करता है, किसी का इंतजार कर रहा है। मैं उसके प्यार के बीच में नहीं आना चाहती। वीनू हैरानी से निमी को देखती है और एक बार विवान की ओर जो मेंशन के अंदर जा चुका था। वीनू निमी पर गुस्सा करते हुए बोली अंडर्स को, तू पागल है? तेरा दिमाग घास चरने गया है? कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता भी है कि तू उससे क्या छुपा रही है? उद्धरण चिन्ह। निमी वीनू से अंडर्स को, दी प्लीज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, ना जीजू से, ना किसी और से। आपको मेरी कसम है दी। वीनू निमी को समझते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर अंडर्स को, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे सब समझ से बाहर है। वीनू गुस्सा हो वहां से चली जाती है। निमी बस वीनू को जाते हुए देख रही थी। निमी का फोन वाइब्रेट होता है जिसे देख निमी एक साइड में जा कॉल अटेंड करती है। उधर से कोई कुछ कहता है, वो सुन निमी जवाब देती है अंडर्स को, कोई नहीं, इंस्पेक्टर को भी देख लेंगे, बस सबूत थर्ड आई के खिलाफ होने चाहिए। इतना कह कॉल कट कर देती हैं। निमी अंदर रूम में जाती है। विवान चेंज कर सोफे पर सो चुका था। निमी भी चेंज कर बेड पर लेट विवान की ओर देखते हुए खुद से कहती है अंडर्स को, आप पहले ही बता देते कि आप किसी और का वेट कर रहे हैं तो मैं ये शादी नहीं करती। निवान का कमरा। वीनू गुस्से में इधर से उधर परेशानी में चक्कर लगा रही थी। कभी अपने हाथों को मालती, कभी कमर पर रख खड़ी हो जाती। निवान काफी देर से वीनू को नोटिस कर रहा था। आखिर में वो अपने फोन को साइड टेबल पर रख वीनू के पास आ उसे गले लगा कर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है कि तुम्हें टाइम का भी ध्यान नहीं रहा? घड़ी की ओर इशारा करते हुए, देखो 12 बजने वाले हैं, क्या अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं कर सकती? सही समय आने पर जरूर करूंगी। वीनू इतना कह निवान को वापस हक कर लेती है। विवान निमी के फॉरहेड को चूम कर उसे बेड पर ले जा लेता कर उसके बालों में हाथ फेर कर उसे सोने के लिए कहता है। कुछ देर में वीनू सो जाती है।
निवान अपने मन में खुद से अंडरस्को क्या कोई बात निमी से जुड़ी है जिसे लेकर ये इतना परेशान है। नेक्स्ट मॉर्निंग निमी वीनू दोनों का ही केबिन एक ही था। दोनों किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रही थी कि उनके केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है। सामने उनका असिस्टेंट अवीक था। अवीक अंदर आने से पहले अंडरस्को, मैम इंस्पेक्टर आपसे मिलने आए हैं। निमी अंदर लाने का इशारा करती हैं। निमी ने साड़ी और वीनू ने बिजनेस सूट पहन रखा था। इंस्पेक्टर अंदर आ उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। निमी अवीक को जाने का इशारा करती हैं। अवीक उन्हें ग्रिट कर केबिन से चला जाता है। वीनू सवालिया नजरों से अंडरस्को कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, बैठने का इशारा करते हुए। माधव कुर्सी पर बैठते हुए अंडरस्को कल की थर्ड आई गैंग से जुड़े न्यूज तो सुनी ही होगी। वीनू बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अंडरस्को मैं बस बिजनेस न्यूज देखती हूँ। माधव अंडरस्को कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। माधव को बीच में टोकते हुए अंडरस्को न्यूज नहीं अपने यहाँ आने की वजह बताए इंस्पेक्टर। चैप्टर 8 मिस्टीरियस वाइफी। वीनू एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली अंडरस्को तो आपको क्या लगता है थर्ड आई से कहकर मैंने मरवाया है, या थर्ड आई मेरा बॉडीगार्ड है या मेरी बहन है? जो आपके मन में ये सवाल आया कि थर्ड आई ने मर्डर मुझे बचाने के लिए किया है, निमी की ओर इशारा करते हुए लेकिन नजरें कई सवालों के साथ इंस्पेक्टर को देख रही थी। वीनू आगे बोली अंडरस्को कम ऑन इंस्पेक्टर, आप तो ऐसे यहाँ आए हैं जैसे मैं और मेरी बहन ही थर्ड आई है। अब आगे माधव दोनों बहनों को मिस्टीरियस तरीके से देखते हुए बोला अंडरस्को मैं बस आपको आगाह करने आया हूँ। अपना ख्याल रखिएगा मिस विनुषी ओबरॉय, क्या पता कौन कब आके वार कर दे। और रही बात थर्ड आई की तो उसे मैं पकड़ ही लूंगा। वो जो भी है ज्यादा दिन नहीं छिप सकता। माधव अपनी जगह से उठकर अपना हाथ आगे करता है। निमी भी उठ अपना हाथ माधव के हाथ से मिला बोली अंडरस्को हम कॉपरेट करेंगे अगर आपके काम आ पाए तो। माधव अपना सर हाँ में हिला। एक नजर वीनू जो अपनी लैपटॉप स्क्रीन में काम कर रही थी उसे देख केबिन से चला जाता है। सामने से आते साहिल ओबरॉय को देख माधव उन्हें ग्रीट कर आगे को जाने लगता है तो साहिल माधव को रोकते हुए अंडरस्को इंस्पेक्टर आप यहाँ कोई बात है? माधव सारी बात उन्हें बता देता है। साहिल ये सुन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो माधव को अपने पीछे आने को कहते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही साहिल ओबरॉय के केबिन सिटिंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। साहिल अपने हाथ आपस में मसल रहे थे, रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए अंडरस्को क्या मैं वो फोटो देख सकता हूँ जो उसकी पॉकेट से मिली थी? माधव अपना फोन निकाल कर उनके सामने कर देता है। सच में वो वीनू की फोटो थी, लेकिन 12 साल पुरानी, जिसे देख इंस्पेक्टर की ओर हैरानी से देखते हुए साहिल बोले अंडरस्को इतनी पुरानी फोटो को देख तुम कैसे पहचाने कि ये मेरी वीनू है? माधव बोला अंडरस्को सर ये आई का जमाना है, कुछ भी पॉसिबल है। आपकी बेटी की बुढ़ापे की तस्वीर भी निकाली जा सकती है। वैसे आपकी बेटी की आंख के पास जो बिल्कुल छोटा सा तिल है वो इस फोटो वाली लड़की से भी मैच हो रहा है। आए दिन आपकी बेटियां मीडिया में भी आती रहती है। माधव की बातों से साहिल थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए अंडरस्को तो क्या उन लोगों ने भी वीनू को पहचान लिया? मुझे अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। उनके माथे पर सिलवाते बढ़ती जा रही थी। माधव उनके हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रहा था। ये देख माधव बोला अंडरस्को सर कोई परेशानी है, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। साहिल अपने ख्याल से बाहर आ बोले अंडरस्को नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं जरूर आपकी मदद लूंगा। खड़े हो माधव की ओर अपना हाथ बढ़ा देते हैं। माधव उठ उनसे अपना हाथ मिलता है। दोनों को ही इस छुअन से अपनेपन का एहसास होता है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। साहिल बोले अंडरस्को ये बात छिपा कर रख सकते हो कि मेरी ये फोटो मेरी बच्ची की है? हाँ में सर हिला, फिर हाथ छोड़ माधव बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद साहिल खुद से अंडरस्को ऐसा क्यों लगा कि इस एहसास को मैं पहचानता हूँ? थर्ड आई प्लेस। सामने थर्ड आई सभी पर अपना गुस्सा उतारते हुए बोली अंडरस्को बेवकूफों उसका सामान चेक नहीं कर सकते थे, उसमें वो फोटो मिली है जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ी थर्ड आई का राइट हैंड अंडरस्को सॉरी बॉस हमने चेक नहीं किया, हमें नहीं पता था कि उसके पास कुछ ऐसा होगा जो आपसे जुड़ा होगा। थर्ड आई बोली अंडरस्को पता लगाओ कि वो लोग कितना जानते हैं उस तस्वीर के बारे में। जी बॉस इतना बोल राइट हैंड वह से चली जाती है। विवान का केबिन। विवान का असिस्टेंट राहुल उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। राघव घबराते हुए लड़खड़ाए आवाज में बोला अंडरस्को सर वो लड़की हमें नहीं मिली।
विवान के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक जाते हैं। विवान तीखी नजरों से राहुल की ओर देखकर बोला, अंडरस्को कुछ भी करो, पर पता लगाओ कि उस रात मेरे साथ वो लड़की कौन थी। राहुल हाँ में सर हिला केबिन से चला जाता है। राहुल केबिन से बाहर आए गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्को कहाँ से ढूंढूं उस लड़की को, ना चेहरा ना नाम कुछ नहीं पता, बस एक शोल्डर के पास चलने के निशान से कैसे ढूंढ सकता हूँ। एक गहरी सांस भर अपने केबिन में चला जाता है। आगे जानने के लिए बने रहिए। बी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल्सो रेड माई साइलेंट ब्राइड। शेयर लाइक कॉमेंट द स्टोरी। चैप्टर 9। अब आगे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक लड़की अंगड़ाई लेते हुए एयरपोर्ट के बाहर खड़ी अपने हाथ फैलाकर बोली, अंडरस्को मिस यू मुंबई। तभी उसके पीछे से एक लड़का उसके बगल में आकर खड़ा हो हल्का सा उसके सर पर मारते हुए बोला, अंडरस्को मुंबई को मिस किया, माँ पापा को नहीं किया। वो लड़की चिढ़ते हुए, अंडरस्को तुझे बता कौन रहा है कि मैंने किसे मिस किया और किसे नहीं। वो लड़का बोला, अंडरस्को अब यहाँ खड़े होकर चीखेगी तो मुझे नहीं सबको सुनाई देगा, समझी। वो लड़की मुंह बनाते हुए आगे बढ़ सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज में बैठ जाती है। वो लड़का भी पीछे पीछे आसमान ड्राइवर की ओर बड़ा कार में रख बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर कुछ देर बाद उनकी कार कपूर मैंशन के बाहर आकर रुकती है। वो लड़की तेजी से उतरकर भागते हुए अंदर चली जाती है। वो सीधा जाकर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए वेद की ओर जाती है, जो वहां बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। उन्होंने सारा बिजनेस अपने बेटों को सौंप दिया था, बस कभी कभी ही ऑफिस जाते थे। उन्हें गले लगाकर बोली, अंडरस्को मामा जी कैसे हैं आप। वेद अपना न्यूज़पेपर टेबल पर फोल्ड करके रख उस लड़की के गाल पर हाथ रखकर बोले, अंडरस्को हम अच्छे थे लेकिन अब अपनी अमाया को देख और भी अच्छे हो गए, प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले। जिसे सुन अमाया के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। किचन से वामिक निकल कर आते हुए बोली, अंडरस्को अमाया अपनी मामी से नहीं मिलेगी, बस सारा प्यार बस मामा को ही देना है। अमाया वेद जी के पास से वामिक के पास आ उसे गले लगाकर बोली, अंडरस्को ऐसे कैसे, आप तो मेरी फेवरेट। चैप्टर 10। अमाया वामिक के पास जा उसे गले लगाकर बोली, आप तो मेरी फेवरेट मामी हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो लड़का अंदर आते हुए झूठी नाराजगी दिखा बोला, बड़ी माँ ये तो गलत बात है, इस भांजी के लिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। वामिक अपना हाथ फैला उसे गले लगाने का इशारा करते हुए बोली, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो, मेरे लाडले हैं मेरे सारे बच्चे। इतना कह उस लड़के को भी गले लगा लेती हैं। वामिक दोनों का चेहरा प्यार से थाम कर बोली, कैसे हो तुम दोनों। अमाया शिकायत करते हुए बोली, बड़ी मामी ये अभिनव है ना, मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, पागल कहीं का। अभिनव अमाया के बाल हल्के से खींचते हुए बोला, तू पागल। अमाया, तू पागल महापागल। अभिनव, तू पागल सबसे बड़ी पागल। अमाया मुंह बनाते हुए बोली, तू सबसे बड़ा महापागल। वामिक दोनों की लड़ाई बंद करवाते हुए बोली, चलो दोनों आकर लिंक कर लो। अभिनव अपने हाथ मसलते हुए बोला, हाँ हाँ बड़ी माँ बहुत भूख लगी है, पहले खाना इसके साथ तो मैं बाद में भी लड़ लूंगा। वामिक उन दोनों को खाना सर्व करने लगती है। वेद भी वहां बैठते हुए अभिनव से बोले, तेरे माँ बाप कब आएंगे। अभिनव बोला, 1-2 दिन में आ जाएंगे बड़े पापा। इधर दूसरी ओर थर्ड आई अपने राइट हैंड से बोली, मिश्री तुम आगे चाहो तो मेरा साथ देना छोड़ सकती हो, क्योंकि सुनने में आया है कि तुम्हारा हस्बैंड थर्ड आई के केस पर काम कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस थर्ड आई के कारण तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। मिश्री बोली, बॉस आप कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरा भाई आपके कारण जिंदा है, मैं अब मरते दम तक आपका साथ दूंगी, चाहे इसकी कीमत कितनी ही महंगी क्यों ना हो। सामने थर्ड आई मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस तुम्हें सलाह दे रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। मिश्री बोली, बॉस मुझे नहीं लगता इस आदमी के बॉस को इस फोटो के बारे में ज्यादा कुछ पता है, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने पर बस पता चला है उसे उस फोटो वाली लड़की को ढूंढने के ऑर्डर मिले थे। थर्ड आई कुछ सोचते हुए बोली, मतलब वो लोग जानते हैं कि वह लड़की जिंदा है, लेकिन कैसे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, सब पता लगा लूंगा। थर्ड आई पलट कर बोली, अब बस यही उम्मीद है ऋषि। सामने एक 25 साल का चॉकलेट बॉय खड़ा था। तभी उस लड़के का फोन बजता है, जिसे देख वो एक साइड बात करने जाता है। उधर से नाराजगी भरी एक लड़की की आवाज आती है, कहाँ है आप, घर कब आएंगे। आधे घंटे में। इतना बोल वो लड़का कॉल कट कर वो थर्ड आई से बोला, सिस मैं चलता हूँ। वो वहां से निकल जाता है।
मीटिंग रूम। निमी, वीनू एक वाइट स्क्रीन पर होटल के डिजाइन को डिटेल में सामने बैठे कुछ इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे ही उनकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, वैसे ही तालियों के साथ वो केबिन गूंज उठा था। उनमें से एक इन्वेस्टर निमी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए अपनी जगह से उठ उसके सामने जा अपना हाथ आगे बढ़ा बोला, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ओबरॉय सिस्टर्स के साथ काम करने वाले हैं। निमी अपना हाथ आगे बढ़ा उसके साथ हैंडशेक करती है, लेकिन सामने खड़े इन्वेस्टर का तुच्छ निमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। निमी जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मिस्टर अंशरॉय बिहेव योर सेल्फ, लेकिन उसने ये इतनी धीरे बोला था कि सिर्फ उसके सामने खड़े 30 साल के मुस्टंडे को ही सुनाई दिया था, जिसके चेहरे पर हवस भरी मुस्कान थी। वो पीछे खींच एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। एक एक कर सभी चले जाते हैं। निमी अपना फाइल्स और लैपटॉप समेट रही थी। अंश रॉय सामने चेहरे पर बैठा बस उसे ही देख रहा था। निमी एक नज़र उसे घूरकर बाहर चली जाती है। कपूर मेंशन। निमी वीनू जब ऑफिस से आती है तो आज घर में कुछ नए चेहरों को पाती है, जिसमें से अमाया, अभिनव और शेखर था। अमाया और शेखर बुआ फूफा के बच्चे, अभिनव निवान विवान के चाचा चाची के बच्चे। इसके चाचा चाची आगे वाले चैप्टर में स्टोरी में आएंगे। दोनों बहन बस एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले अपने अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही सभी घर वाले के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। निमी सभी को सर्व कर रही थी। विवान को छोड़ बाकी सभी यहाँ मौजूद थे। विवान की बुआ अभिनव से पूछती है, तुम्हारी बहन नहीं आई? अभिनव जवाब देते हुए बोला, वो माँ पापा के साथ आएगी। फिर सभी खाना खाना लगते हैं। विनी निमी से बोली, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। निमी बोली, दी मैं विवान जी के साथ बाद में कर लूंगी, लेकिन ये सुन वीनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ निमी उसे डाइवोर्स देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उसकी केयर कर रही है। उसे डर था कि कहीं उसे बाद में तकलीफ ना हो, कहीं ये अटैचमेंट अलग होते समय उसे तकलीफ ना दे। लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहती, लेकिन वो निमी से बात करना चाहती थी। कुछ देर बाद एक एक कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। घर के सर्वेंट्स डाइनिंग एरिया क्लीन कर रहे थे। निमी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वीनू आकर इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर गार्डन में ले जाकर बोली, तुम पागल हो गई हो? कल कह रही थी कि विवान को डाइवोर्स देने वाली हो, आज यूं उसके लिए इंतजार करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें इससे बाद में तकलीफ होगी। निमी खुद से बोली, तकलीफ तो बहुत है इस दिल में, अब बस फर्क है इतना कि किसी को दिखा नहीं सकते। निमी को यूं ख्यालों में खोया देख वीनू थोड़ी कड़क मगर धीमे आवाज में बोली, कहाँ खो गई? मैं कुछ कह रही हूँ। निमी वीनू का हाथ थाम कर बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी फिक्र करती है, लेकिन दी मैं जितने भी दिन है विवान जी के साथ सब खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। ये सुन वीनू अपने इमोशन कंट्रोल कर निमी को गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सच में मेरी छोटी तो बहुत बड़ी हो गई है। दोनों ही अंदर चली जाती है। कुछ घंटों बाद निमी अपने रूम में सोफे पर लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उसकी नज़र गाड़ी पर जाती है, जिसने 12 बज चुके थे। वो लैपटॉप साइड में रख टेबल से अपना फोन उठा विवान के पास मैसेज करने के लिए टेक्स्ट टाइप करती है, लेकिन वो सेंड नहीं करती। कुछ सोचकर अपने हाथ को रोक लेती है। तभी रूम में विवान आता है। अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग को टेबल पर रखकर वॉशरूम में चला जाता है। जब वो चेंज करके आता है तो सामने निमी उसका और अपना 2 प्लेट में खाना सर्व किए हुए बैठी थी। विवान दूसरे सोफे पर बैठ खाना खाते हुए बोला, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसके मिलते ही हम डाइवोर्स ले लेंगे। निमी बड़ी ही कोमल मधुर आवाज में बोली, लेकिन मैं तब तक ये सब करना चाहती हूँ जब तक आप अपने प्यार को ढूंढ नहीं लेते। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट में बताएं स्टोरी कैसी लगी।